वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं डे नंबर 4 को कंटिन्यू। जो भी बच्चे नए हैं मैं उन सबको बता दूं कि मैराथन चल रहा है, ये पूरी की पूरी सीरीज है, एक रेस है फाइनल बोर्ड्स के लिए, इंग्लिश के लिए। और यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही इफेक्टिवली कर सकते हो। जिन बच्चों ने ये वीडियो आज पहली बार देखी है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारी मैराथन की प्लेलिस्ट है उसको चेक जरूर कर लें और डे नंबर 1 से अपनी प्रिपरेशन को करना स्टार्ट करें, क्योंकि इस प्रिपरेशन के थ्रू आप लोगों के इंग्लिश में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। गाइस, नोट्स के लिए और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक जरूर करना। जो बच्चे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को हिट जरूर कर दो, क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी अगर आप ऐसा करते हो तो। गाइस, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं इस मैराथन के अलावा भी। मैं 10 डेज प्लेज भी लेके आऊंगा। ये हमारी बहुत ही फेवरेट सीरीज है 12th क्लास के एस्पिरेंट्स के लिए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि गुडविल एजुकेशन आपको हर एक तरीके से सपोर्ट करने वाला है, और बदले में मैं बस ये चाहता हूं कि आप लोग भी अपना जो प्यार है वो गुडविल एजुकेशन पे बरसाएं, जिस तरीके से आप बरसा रहे हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि है डे नंबर 4 के लिए। Hello everyone, welcome to Goodwill Education, that is one stop destination for your English. Welcome to Marathon English 2020 to 21 and today is our day 4 for marathon. ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम लॉ स्प्रिंग जो चैप्टर है बाय एनिस जंग, उसके जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उस एस्पेक्ट से हम चीज़ों को करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे और साथ में हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार हम सारे के सारे क्वेश्चंस को। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सून। इसके अंदर हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस भी स्टडी करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे उनको भी हम स्टडी करेंगे। आर यू ऑल एबल टू लिसन मी क्लियरली? ओके फाइन, लेट्स कंटिन्यू द क्लास। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ड्राइव पे फाइल, तो वहाँ पे तो अपलोड होंगे, देयर इज़ नो इशू इन दैट। ओके, प्रशांत अंदर बैठ जाओ, कोई नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अभी मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादातर सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं में से रिपीट होंगे। ठीक है, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 जो है शॉर्ट में, वो है व्हाट इज़ आयरॉनिक इन द नेम ऑफ साहिब आलम। तो मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो इसके बारे में मैंने बताया था कि आयरनी क्या थी साहिब आलम के नेम के अंदर। तो आयरनी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ जैसी दिखाई गई है उससे क्या है, अपोजिट है, दैट इज़ आयरनी। तो साहिब आलम का नेम जो है उसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, बट ही वॉज अ रैग पिकर। तो ये एक आयरनी थी कि उसका जो नेम है वो उसके प्रोफेशन को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो यही यहाँ पे आंसर लिखा है कि द नेम ऑफ साहिब इज़ आयरॉनिक इन इट्स मीनिंग टू द प्रोफेशन ऑफ साहिब। इट मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बट साहिब वॉज अ रैग पिकर, हिज नेम डजंट सूट हिज प्रोफेशन। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ गार्बेज डिफरेंट फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी। सो आई हैड टोल्ड यू दैट कि बच्चों के लिए वो रैप्ड इन वंडर्स है, और वहीं पे अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम, डेली ब्रेड, सर्वाइवल। तो ये सारी बातें हमारे को वहाँ बताई गई हैं। तो लिखा है फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी गार्बेज हैज़ डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर्स वेयर दे कैन फाइंड अ कॉइन और 10 रुपी नोट, और दे ऑलवेज हैव अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। बट बच्चों के लिए क्या है ये पेरेंट्स के लिए क्या है, सर्वाइवल है, डेली ब्रेड है, और बच्चों के लिए क्या है, ये रैप्ड इन वंडर्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है कि साहिब नाम का जो लड़का था सीमापुरी में, जो एक रैग पिकर था, उसे जब लास्ट में टी स्टॉल पे एक जॉब मिल जाती है तो वो खुश क्यों नहीं था, क्योंकि उसकी जो केयर फ्री लाइफ थी वो खो चुका था, और साथ में कहीं ना कहीं वो स्टील का जो कनिस्टर था जिसमें वो दूध लेने जाता था वो उसे ज़्यादा भारी लगता था अपने प्लास्टिक बैग से, क्योंकि वो प्लास्टिक बैग उसका था और जो स्टील का कनिस्टर है वो उसके मालिक का है। एंड नाउ ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था। अब एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि रैग पिकिंग जो है उसने एक प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट ले लिया है सीमापुरी में। तो इसका मैंने कंपैरिजन ये किया था कि जैसे एक रैग आर्टिस्ट जो होता है उसको अपने आर्ट में प्लेजर फील होता है, वैसे ही रैग पिकर्स को रैग पिकिंग में प्लेजर फील होता है। और दूसरी चीज़, जैसे आर्ट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, उसी तरीके से रैग पिकिंग भी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है फाइज फिरोजाबाद फेमस। तो मेनली ये 4 क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं पहले वाले पार्ट की, ये 4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम पहले वाले पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो कि सीमापुरी के डिस्क्रिप्शन के बारे में, लेकिन मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब रही बात दूसरे वाले पार्ट की, फिरोज़ाबाद फेमस क्यों है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई इज़ फिरोज़ाबाद फेमस।
तो फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। यहाँ पे सारी फैमिलीज जो हैं वो सेम प्रोफेशन में इन्वॉल्व है बैंगल मेकिंग के, और यहाँ से बैंगल्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं ऑल ओवर स्टेट्स इन इंडिया, और ये सेंटर है इंडिया के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। तो ये तो मैंने आपको कराया ही था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, मैंने मिस कर रखा है यहाँ पे, तो मैं बताता हूँ। इफ समवन हैज़ डाउट गाइड, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मेरे से पूछना होगा माइक पे, ठीक है। आई एम नॉट सीइंग दैट हु इज़ रेजिंग हैंड। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा है थ्रू द ईयर्स, मतलब काफ़ी सालों में रैक पिकिंग जो कूड़ा बीनना है सीमापुरी के अंदर, उसने एक फाइन आर्ट मतलब एक कला का दर्जा ले लिया है। तो यहाँ पे रैक पिकिंग को आर्ट से कंपेयर किया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई आर्ट से क्यों कंपेयर किया गया है, क्या रीज़न है इसका? क्योंकि आर्ट मतलब कला एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसे रैक पिकिंग भी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और दूसरी चीज़ ये कि आर्ट से आर्टिस्ट को प्लेजर मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, और उसी तरीके से यहाँ पे रैक पिकर्स को भी रैक पिकिंग से प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। तो ये यहाँ पे आंसर के अंदर बताई गई है सेम बात, ठीक है, क्लियर। अगला फिरोज़ाबाद के ऊपर बेस्ड है कि फिरोज़ाबाद क्यों फेमस है, तो मैंने बता ही दिया आपको। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ मिस कर दिया है, वो भी मैं लिखवा देता हूँ। वो है मेंशन द हैज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन अ बैंगल फर्नेस, कि एक बैंगल फर्नेस में काम करने के क्या हैज़ार्ड्स होते हैं वो मेंशन करना है। तो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर्क हियर इन द फर्नेसेस of Firozabad are exposed, उन्हें फेस करने पड़ते हैं, are exposed to all kind of health hazards. They have to work in dingy cells, अंधेरी छोटे छोटे कमरों को सेल्स बोला जाता है, dingy cells with darkness, and that is why their eyes are more adjustable in darkness as compared to light outside, which leads to loss of eyesight in the end, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आया है, तो मैं भी बताऊंगा। देखो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितनी बार भी आए हैं मैंने सारे के सारे आज लिख रखे हैं पहले से ही। मैं 4-5 क्वेश्चन नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन ही बताऊंगा आज, ठीक है। जो भी आ रखे हैं आप उसे नोट भी कर लोगे बाद में। अगला लिखा है कि बैंगल मेकर्स जो हैं फिरोज़ाबाद के, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते हैं। तो इसका ये था कि जो बैंगल मेकर्स हैं वो ट्रैप्ड हैं विशियस सर्कल, विशियस मतलब चालाक धूर्त जो सर्कल है, एक गिरोह है मिडल मैन का, जो बिचौलिए होते हैं, पुलिस, और इसके अलावा भी था साहूकार और जो मैंने बताए थे, ठीक है। अगर वो ऑर्गेनाइज करते हैं कोई कोऑपरेटिव मतलब संगठन, तो उनको होल्ड अप मतलब एक तरीके से घसीटा जाएगा, बीटन मारा जाएगा, ड्रैग कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा पुलिस के द्वारा। अब ऐसा उन्हें क्यों लगता है, ऐसा करने पे, कोऑपरेटिव बनाने पे, संगठन बनाने पे, अपनी आवाज़ उठाने पे ऐसा होगा? क्योंकि वो लोग इलिटरेट एंड दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स, कि भाई हम कोई भी काम कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि कोई दूसरा काम करेंगे या कुछ ऐसा वैसा करेंगे या आवाज़ उठाएंगे तो जो पावरफुल लोग हैं वो हमें घसीट के जेल में डलवा देंगे, ठीक है। और कोई लीडर नहीं है जो उन्हें उस माइजरी से बाहर निकाले, और वो विक्टिम्स हैं किसके, ग्रीड के और इनजस्टिस के, अन्याय हो रहा है, ठीक है। और ग्रीड लालच किसका, मिडल मैन का, साहूकार का। साहूकार जो हैवी ब्याज लेते हैं, मिडल मैन जो उनका प्रॉफिट खा जाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको जो लास्ट लेसन कराया था उसमें भी ये बात बताई थी कि एक कॉमन आंसर मैं आपको कराऊंगा हर एक चैप्टर से। कॉमन आंसर का मतलब होता है वो आंसर जो आप कॉमनली लॉन्ग आंसर में लिख सकते हो। जैसे मान लो आप लास्ट लेसन से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आया और आपको नहीं पता कि आंसर क्या लिखूं मैं, और अगर लिखते भी हो तो बहुत ज़्यादा आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती हैं, तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हो, इस कॉमन आंसर को लर्न कर सकते हो। तो मैंने लास्ट लेसन का भी कॉमन आंसर लिखवाया था। ऐसे ही सीमापुरी वाला जो पार्ट 1 है उसका ये कॉमन आंसर है। अगर सीमापुरी वाले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है लॉन्ग के अंदर और आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूँ, तो आप उसे लर्न करके भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं मानता हूँ सारे चैप्टर का एक एक कॉमन आंसर है, सब नहीं लर्न कर सकते, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि कौन से जो क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था कि रैट ट्रैप हो गया आपका, और इंडिगो हो गया, और एक आपका डीप वाटर हो गया, ठीक है। ये तीनों के तीनों चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनके लॉन्ग आंसर्स जो हैं वो लर्न कर सकते हो। अगर एक चौथे नंबर पे भी करना हो तो द लास्ट लेसन भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ये 3 सबसे ज़्यादा मेन है, तो आप अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप लर्न करके रख सकते हो बैकअप के लिए, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करके भी देख सकते हो, ठीक है। इसमें ओवरऑल देखो चैप्टर को कमेंट कर रखा है, आंसर में इस तरीके से आंसर को कमेंट कर रखा है कि कोई भी लॉन्ग आंसर आएगा तो लगभग ये एक आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका।
मान लो कि 5 में से आपको 4 4.5 मार्क्स मिल सकते हैं, मिनिमम 3.5 तो मिलेंगे ही, 4 4.5 5 भी मिल सकते हैं, ठीक है, टीचर पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सीमापुरी जो है वो एक सेटलमेंट है, एक एडजस्टमेंट है 10,000 से ज़्यादा रैक पिकर्स का, जो कि दिल्ली के बॉर्डर पे है। और ये हेवन है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे स्क्वाटर्स हैं। स्क्वाटर्स मतलब कि जो इलीगली कब्जा करके कहीं रहते हैं, जो यहाँ बांग्लादेश से 1971 में आए, ये बिना किसी आइडेंटिटी के यहाँ रहते हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जो उन्हें ग्रीन फूड खरीदने में मदद करता है, और ये इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ बड़े होकर पार्टनर बनते हैं अपने पेरेंट्स के, सीमापुरी के सर्वाइवल के लिए रैक पिकिंग करते हैं। एक आर्मी आप देख सकते हो, किसकी आर्मी देख सकते हो आप, बेयरफुट चिल्ड्रन की, जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर होती है अपने प्लास्टिक बैग्स के साथ। बच्चों की बात हो रही है जो रैक पिकर्स हैं, और नून तक गायब हो जाते हैं। गार्बेज बच्चों के लिए और बड़ों के लिए डिफरेंट मीनिंग रखता है सीमापुरी में। बच्चों के लिए रैप्ड इन वंडर्स है, पेरेंट्स के लिए सर्वाइवल है, उनका डेली ब्रेड है। बच्चों को कभी कॉइन मिल जाता है, 10 रुपये का नोट मिल जाता है गार्बेज में, और उन्हें हमेशा होप होती है और पाने की। अब देखो एक और बात लिखी हुई है कि सीमापुरी चाहे दिल्ली के बॉर्डर पे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये मेटाफोरिकली मतलब एग्जैगरेटेड तरीके से देखा जाए तो बॉर्डर पे होने के बावजूद भी दूर है। एग्जैगरेटेड का मतलब होता है अगर हम एक दूसरे एस्पेक्ट से देखें, क्योंकि अगर नॉर्मल नज़रिए से देखेंगे तो भाई पास में ही है बॉर्डर पे, तो लेकिन अगर हम थोड़ा अलग तरीके से सोचें तो हमें समझ में आएगा कि यार दूर कैसे है दिल्ली से, बॉर्डर पे होने के बावजूद भी, क्योंकि दिल्ली के फैसिलिटीज़ से सीमापुरी बहुत ज़्यादा दूर है। और एक लिटिल हेल है उन लोगों के लिए जो मड के स्ट्रक्चर्स में विद रूफ्स ऑफ टीन टैरपोलिन रहते हैं। अच्छा देखो, अब जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीच के डेज मिस किए होंगे, तो हो सकता है उन्हें उतना इफेक्टिवली चीज़ें समझ में ना आए, ठीक है। अगर किसी ने कोई भी डे मिस नहीं करा तो देखो ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर सारे के सारे बच्चों को हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा? क्योंकि मैंने इससे पहले चैप्टर पढ़ाया था, तो सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मैराथन के अंदर। ये तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट, जो भी बच्चे मिस कर रहे हैं मैराथन के डेज, वो बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। डे 3 में मैंने लॉ स्प्रिंग के दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर दिए थे। आज मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे ही फिरोजाबाद का कॉमन आंसर है, और ये कॉमन आंसर आप लिख सकते हो अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप इसे याद करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको भी आप पढ़ोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी फिरोजाबाद का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन बताया है। और मैं बात करूं अगर लॉ स्प्रिंग चैप्टर की, तो इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन ही बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आएंगे बाई चांस, अगर आ गए तो, और डिस्क्रिप्शन के ऊपर ही बनते हैं। अभी मैं पास्ट ईयर के दिखाऊंगा क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन है एक, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लॉ स्प्रिंग। लॉ स्प्रिंग का सिग्निफिकेंस बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है। तो यहाँ रिलेट करना है कि कैसे लॉ स्प्रिंग एप्रोप्रिएट टाइटल है इस चैप्टर के लिए। तो मैंने आपको बताया ही था कि जो स्प्रिंग है वो एक मेटाफर है, कंपैरिजन किया गया है बच्चों के चाइल्डहुड से। और लॉ स्प्रिंग का मतलब यहाँ क्या है, लॉस्ट चाइल्डहुड है। तो बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना बचपन खो चुके हैं, क्योंकि दे हैव बिकम चाइल्ड लेबरर्स, दे हैव बिकम विक्टिम। तो इसीलिए यहाँ पे चैप्टर का नाम लॉ स्प्रिंग है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हमारे को लॉन्ग में दिखाया गया है। इस पूरे के पूरे में मैं एक बार बता भी देता हूँ। देखो लेसन जो है उसमें एनएस जंग ने एग्जामिन मतलब दिखाया है, एनालाइज किया है। ग्राइंडिंग पॉवर्टी मतलब जो पीसने वाली पॉवर्टी है, ट्रेडिशन है, जो इन बच्चों को लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जीने के लिए मजबूर करता है, मतलब शोषण होता है इनका। अब लिखा है साहिब एक रैक पिकर है जो जिसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ जो थी, हैव लेफ्ट बिहाइंड अ लाइफ ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी इन बांग्लादेश। एब्जेक्ट पॉवर्टी मतलब जो कभी ना खत्म हो, उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो फैमिली थी और दूसरी जो फैमिलीज थी वो यहाँ सीमापुरी में आ गई और मिजरेबल कंडीशन में रहती हैं। जो राइटर है मतलब एनएस जंग, वो पेंड है कि भाई साहिब जो है जिसका नाम जो है उसका मतलब है कि भाई तुम अर्थ के रूलर हो, वो अपने चाइल्डहुड का जो स्पार्क है वो खो चुका है, ठीक है, चमक जो है वो खो चुका है। फिर वो मुकेश के बारे में बताती है, ठीक है, हु डज वांट टू बी हिज ओन मास्टर। देखो कॉन्ट्रास्ट है, साहिब और मुकेश के कैरेक्टर में मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रास्ट है कि साहिब जो है वो अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता है लेकिन रैक पिकिंग में, लेकिन मुकेश जो है वो बनना चाहता है जो वो बनना चाहता है, वो एक बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता, ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रास्ट था इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है, ओके। जो भी बच्चे लेट आते हैं गाइस प्लीज़ बी ऑन टाइम। हेलिंग फ्रॉम फिरोजाबाद, सेंटर जो है फिरोजाबाद सेंटर है इंडिया के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे ग्लास मेकिंग फैक्ट्री जो है उसमें बच्चे काम करते हैं। फैमिली जो है उनको पता भी नहीं है कि भाई ये बच्चों के लिए इलीगल है ऐसी फर्नेसेस में काम करना और ये सब कुछ हाई टेम्परेचर में, और हेल्थ हज़ार्ड फेस करते हैं। अगर आप देखोगे तो देखो ओवरऑल चैप्टर को ही ओवरऑल बता रखा है, पूरे चैप्टर को ही कमेंट कर रखा है। इसीलिए मैंने कॉमन आंसर बोला आपको कि कॉमन आंसर अगर लर्न कर लोगे तो यू कैन राइट वेरी इजीली, यू कैन राइट। और जो बच्चे जो सेल्फ कंपोजिशन कर भी सकते हैं वो भी लर्न कर लें, ताकि उन्हें ना आंसर्स को फ्रेम करने में, स्ट्रक्चर्स को कंपोज करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो इससे ये फ़ायदा होगा। और एक और चीज़ बता दूं कि जब भी आप लर्न करते हो किसी भी चीज़ को तो आप लिख लिख के लर्न करा करो, कभी भी आप रटो मत उस चीज़ को। मतलब आपको क्या करना है, पहले उसको पढ़ना है और पढ़ोगे तो समझना है पूरे के पूरे आंसर को कि भाई एक एक लाइन का मीनिंग क्या है, एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है। जब पूरा आंसर तुम्हें समझ में आ जाएगा
उसके बाद उसको लिख लिख के देखो और मैच कर करके देखो, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं हो रही हैं। मैं बहुत बेसिक लेवल से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हर एक बच्चे के एस्पेक्ट से मैं बात कर रहा हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही हैं, स्ट्रक्चर्स में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ों को आप देख सकते हो, मुझे भी सेंड कर सकते हो, जिससे मैं आप लोगों को एक ओवरऑल गाइडेंस कर सकता हूँ, गाइडेंस दे सकता हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बच्चा ग्रामर में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो मैं उसे वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या बोलूँगा, पहले तो वो नॉर्मल वोकैबलरी यूज़ करे। जो ग्रामर में ठीक है उसके वोकैबलरी की बात करेंगे, जो वोकैबलरी में ठीक है वहाँ पे हम आंसर्स को अपग्रेड करने की बात करेंगे, टेक्सचुअल लैंग्वेज को यूज़ करने की बात करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो स्पेस हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए रहता है, अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कहाँ तक ले जा सकते हो। देखो ये वाला भी लगभग सेम ही है, ये वाला भी सेम ही है। क्वेश्चन देखो, वाई डू चिल्ड्रन वॉक बेयरफुट इन सिटीज और ऑन विलेज रोड, इज इट ट्रेडिशन और समथिंग एल्स, व्हाट डज द ऑथर एन.एच. जंग से अबाउट इट, से अबाउट इट इन हर स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। वो क्या कहती है लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर, तो वही सारी की सारी बातें बताई गई हैं और कुछ भी नहीं है। देखो बता देता हूँ मैं कि इस स्टोरी के अंदर जो ऑथर है वो एनालाइज करती है वही ग्राइंडिंग पॉवर्टी ट्रेडिशन जो बच्चों को लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जीने के लिए मजबूर करते हैं। वो नोटिस करती है कि ग्रुप ऑफ जो बेयरफुट रैक पिकर्स का बच्चों का है वो काफ़ी महीनों से वो उसे ऑब्जर्व करती है। उनमें से एक से पूछती है वो कि भाई तुम फुटवेयर क्यों नहीं पहनते हो। तो इतने में दूसरा बंदा क्या कहता है कि ही विल थ्रो देम ऑफ, कि भाई मैं तो फेंक दूंगा अगर मुझे मिलेंगे। थर्ड बॉय क्या कहता है कि मुझे तो चाहिए शूज़, क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ में एक पेयर ऑफ शूज़ को ओन नहीं करा है। इतने में जो ऑथर है वो क्या बताती है, एक स्टोरी बताती है उदीपी की। ये कहानी मैंने एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन जब कराया था इस चैप्टर का तो मैंने इसके बारे में बताया था। इस कहानी में क्या था मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। राइटर ने जब सीमापुरी के बच्चों की बात करी तो उसने एक कहानी सुनाई कि जब मतलब राइटर एक व्यक्ति से मिलती है, अगेन सुनना ध्यान से, उदीपी एक जगह है, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर। तो उदीपी नाम की एक जगह का कोई व्यक्ति जो है वो राइटर से मिलता है और अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि जब वो व्यक्ति छोटा था तो वो उदीपी में एक मंदिर के पुजारी का बेटा था, और जब वो छोटा था तो वो भगवान से एक जूते के पैर के लिए प्रे करता था, क्योंकि उसके पास एक जोड़ी जूते नहीं थे। और ये बात उस व्यक्ति ने बड़े होने के बाद राइटर से मिलके बताई है, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताया बचपन का। बाद में राइटर जब उदीपी के उस मंदिर या किसी दूसरे मंदिर में गई है तो उसने देखा कि वहाँ पे अब जो पुजारी है उसके बेटे के पास जूते भी हैं और स्कूल भी जाता है, वो बैग भी है, स्कूल की यूनिफॉर्म भी है। तो बेसिकली जो स्टोरी उस व्यक्ति ने बताई थी वो अपनी लाइफ के 25-30 साल पहले की कहानी बताई थी जब वो छोटा था। लेकिन 25-30 साल बाद जब वो बड़ा हो गया है और उसके बाद राइटर उस जगह पे गई है घूमने के लिए, और वहाँ उसने राइटर में एक मंदिर के पुजारी के बेटे को देखा, तो उसे ये लगता है कि मतलब 30 सालों में जो हालात हैं वो बदल चुके हैं एक मंदिर के पुजारी के लिए। पहले जो था 30 साल पहले वाला पुजारी, उसके बेटे के पास नहीं थे जूते, और अब तो इसके पास जूते भी हैं, यूनिफॉर्म भी है, बैग भी है, स्कूल भी जाता है। तो 30 साल में कितना समय बदल चुका है। लेकिन सीमापुरी के लोगों के लिए समय अभी नहीं बदला है। सीमापुरी के लोग 30 साल पहले 1971 में भी वैसे थे और अभी भी ऐसे ही हैं। तो मैन फ्रॉम उदीपी एज अ यंग स्कूल बॉय एवरी मॉर्निंग ऑन हिज वे टू स्कूल, वो हमेशा रुकता था टेंपल पे और प्रे करता था गॉडेस से फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़ ही प्रेड लेट मी नेवर लूज देम। तो दूसरी प्रेयर क्या थी कि भाई मतलब जब उसे मिल गए होंगे जूते कि अब मैं कभी खोऊं ना। ये दूसरी वाली जो प्रेयर थी ये दूसरे बच्चे की थी जिससे राइटर बाद में मिली थी, ठीक है, 30 साल बाद जब वो वहाँ पे गई थी। 30 साल बाद राइटर नहीं गई थी गाइस, वो स्टोरी 30 साल पहले की थी उस व्यक्ति की। अब राइटर जब बाद में गई है उस स्टोरी को सुनने के बाद उसकी बात की जा रही है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे 30 ईयर्स बाद के एक्सपीरियंस की बात हो रही है कि 30 ईयर्स पहले उस बच्चे के पास नहीं थे, लेकिन 30 ईयर्स बाद वाला जो पुजारी का बेटा था उसके पास थे। और अब वो ये प्रे नहीं करता कि मुझे जूते चाहिए, वो प्रे करता है कि मैं कभी जूतों को खोऊं ना। क्लियर? हाँ बोलिए। हाँ। अब यहाँ पे ना मैं बता देता हूँ यहाँ पे ना वो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जो एनसीईआरटी का है वो मेंशन नहीं है इस वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है अनदर एड्स। अनदर एड्स का मतलब कि इससे पहले वाली जो स्टेटमेंट है जब एक बच्चे ने बोली है वो बात, तो वो यहाँ मेंशन ही नहीं है, फिर डायरेक्टली अनदर एड्स लिखा हुआ है। देखो ना यहाँ लिखा है कि राइटर जो है शी मतलब राइटर पूछ रही है कि भाई तुमने फुटवेयर क्यों नहीं पहना। अब डायरेक्टली लिखा है अनदर एड्स, मतलब एक स्टेटमेंट यहाँ पे मिसिंग है। तो वो स्टेटमेंट कौन सी है कि एक बच्चा ये कहता है कि भाई रैक पिकर्स कोई जूते थोड़ी ना पहनते हैं, चप्पल थोड़ी ना पहनते हैं। फिर एक कहता है कि मेरी मम्मी तो उतारती नहीं है। फिर इतने में एक दूसरा कहता है कि अगर मुझे मिल भी गए तो मैं फेंक दूंगा। फिर थर्ड बॉय कहता है कि भाई मेरे को तो शूज़ चाहिए क्योंकि मैंने कभी, तो यहाँ पे कुछ पार्ट जो है वो थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में वो पूरा का पूरा बता रखा है, तो एक बार तुम वो भी देख सकते हो, ठीक है। ओके,
तो ये यहाँ पे तुम पढ़ के देखोगे ना तो लगभग वही सारी की सारी चीज़ें हैं। देखो एक चैप्टर को कितना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कर सकता हूँ मैंने सबसे पहले देखो कंप्लीट समरी से कराया था जब मैंने एक्सप्लेनेशन भेजना स्टार्ट की थी यूट्यूब पे जो अवेलेबल थी। फिर मैंने एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के थ्रू कराया, फिर मैंने अभी मैराथन के अंदर कराया, अब हम ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो एक एक चैप्टर को हमने इतनी इतनी बार कर लिया है कि अच्छे तरीके से यार अब तो आंसर फ्रेम करने की हमारे को ज़रूरत है। अब तुम पढ़ के देखोगे तो वही सारी की सारी सेम बातें हैं कि भाई जो साहिब होता है वो टेनिस खेलना चाहता था या टेनिस के गेम को वो देखता है और उसने टेनिस शूज़ पहने होते हैं जिनमें से एक जूते में छेद होता है। तो ये सारी बातें स्टोरी की हैं। अगर तुमने स्टोरी पढ़ रखी है तो तुम्हारे को सारी बातें पता होंगी। मेन हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, देखो मैं अब देखता हूँ कि पिछले जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन अभी तुम्हें डिस्क्राइब किए हैं उसमें से हैं या नहीं है। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन शी सेज साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। देखो बताओ कौन सा वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट का, बताओ बताओ। वॉज साहिब हैप्पी ऑन गेटिंग अ जॉब, वो वाला जो क्वेश्चन था उसी को मॉडिफाई करके यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन एक दिया है, इज इट पॉसिबल फॉर मुकेश टू रियलाइज हिज ड्रीम, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे गाइस ड्रीम वाली बात हो रही है, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मुकेश। ये मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले बताया हुआ है, हालांकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा था, ऊपर वाले में लिख नहीं रखा, लेकिन मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मुकेश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मुकेश, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, इज इट पॉसिबल फॉर मुकेश टू रियलाइज हिज ड्रीम, जस्टिफाई योर आंसर। यस ही रियलाइज्ड बिकॉज ही वांटेड टू बिकम मोटर मैकेनिक। और जब राइटर उससे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करती है कि तुम कैसे जाओगे, तो उसके पास हर एक जवाब का आंसर होता है। इसका मतलब वो अपना ड्रीम रियलाइज कर चुका है और उसे करना है वो, और ही इज वेरी मच कमिटेड टुवर्ड्स दैट ना। अब देखो ये क्वेश्चन है, डू यू थिंक साहिब वाज हैप्पी टू वर्क एट द टी स्टॉल। वही क्वेश्चन है जो ऊपर वाला है, उसी को थोड़ा घुमा के फिर दे दिया है ना। ये ऑल इंडिया 2000 में आया है, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने कब कब आए हैं। अगला देखो, व्हाट डज द टाइटल लॉ स्प्रिंग कन्वे, लॉन्ग क्वेश्चन। अभी ऊपर हमने लॉन्ग क्वेश्चन एक डिस्कस करा था ना टाइटल वाला। अब लॉ स्प्रिंग क्या कन्वे करता है, ठीक है। अब अगला देखो, व्हाई डज द ऑथर से दैट द बैंगल मेकर्स आर कॉट इन अ विशियस सर्कल ऑफ वेब। क्योंकि वो कोऑपरेटिव वाला पार्ट बताया था ना मैंने, कोऑपरेटिव वाला, कि वो कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, उस वाले आंसर को हम यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। अब देखो अगला फिर से देखो, व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन शी सेज साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। वही घूम के आया। देखो, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम, दिल्ली 2012 में आया है। अब देखो फिर, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, बार बार देख लो वही क्वेश्चन आया है। देखो, व्हाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। अब देखो, मेंशन द टू प्रॉब्लम फेस्ड बाय बैंगल सेलर्स, मैंने हैजार्ड्स वाला बताया था, वही है। देखो, गार्बेज हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स फॉर द चिल्ड्रन, अनदर फॉर द एडल्ट्स। कंपार्टमेंट ऑल इंडिया 2012 में आया है। Why didn't the Bengal maker Firozabad organize themselves into a cooperative? ये सारे शॉर्ट वाले हैं दोस्त, 2 मार्क्स वाले हैं सारे के सारे। लॉन्ग का मैंने अलग दे रखा है, ये रहा। ये क्वेश्चन सारे के सारे फाइल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मान लो 2 मार्क्स का होता है ना, तो हमें 30 वर्ड्स तक लिखना होता है मैक्सिमम। एक मिनट, मैं लॉन्ग वाले दिखाता हूँ तुम लोगों को। अच्छा, यहाँ पे मैंने लॉन्ग मेंशन नहीं करा, लेकिन ये कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, लेट मी टेल यू, वेट अ मिनट। ओके, हाँ यहाँ से 39 से हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस, ये वाले हैं यहाँ से। ये सारे लॉन्ग है भाई। मैंने लॉन्ग में बताया ना, ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा। देखना वो लिखा है ना, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ स्क्वाटर्स एट सीमापुरी, आ गया लाइफ एंड लिविंग कंडीशन। अगला देखो, व्हाट डज एनएस जंग टेल अस अबाउट लाइफ एट मुकेश होम इन फिरोजाबाद। अगला देखो, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ पीपल लाइक साहिब आलम। देखो, लॉ स्प्रिंग एक्सप्लेन द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, लगभग वही क्वेश्चन है, घूम के आया थोड़ा सा। व्हाट सर्कमस्टांसेस फोर्ड मुकेश नॉट टू परस्यू, थोड़ा सा अलग है। 42 है, लॉ स्प्रिंग एक्सप्लेन करता है ग्राइंडिंग पॉवर्टी। ग्राइंडिंग पॉवर्टी मतलब पीसने वाली गरीबी, जो पीस देती है गरीब को। और ट्रेडिशंस, ट्रेडिशन क्योंकि आपने पढ़ा ना कि फिरोजाबाद में बैंगल मेकर की कास्ट में जन्मे हैं तो बैंगल मेकिंग करेंगे। दैट कंडम थाउजेंड ऑफ पीपल, जो कंडम मतलब एक्सप्लॉइट करती है थाउजेंड्स ऑफ लोगों को
टू अ लाइफ ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी, मतलब कभी ना खत्म होने वाली पॉवर्टी में कहीं ना कहीं ये जो लाइफ है वो कन्वर्ट हो जाती है लोगों की। डू यू एग्री? अब ये ओपिनियन बेस्ड है, अब ये आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ओवरऑल आपको जो कॉमन आंसर में मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है ना वही आएगा, लेकिन यहाँ दोनों के बेसिस पे लिखना है, सीमापुरी के बेसिस पे भी लिखना है और फिरोजाबाद के बेसिस पे भी। जैसे पहले वाले क्वेश्चन है, इसमें खाली सीमापुरी की बात करनी है, इसमें खाली फिरोजाबाद की बात करनी है डिस्क्रिप्शन की, लेकिन इसमें जब हम बात करेंगे तो दोनों को डिस्क्राइब करते हुए दोनों का कंपैरिजन कर देंगे कि दोनों में कैसे सिमिलैरिटीज हैं। हाँ बोलो। नहीं, जो ट्रेडिशन वाली बात की गई है ना वो आपके फिरोजाबाद में ज़्यादा बात की गई है, तो आप फिरोजाबाद में ट्रेडिशन वाला पॉइंट उठा सकते हो, और ग्राइंडिंग पॉवर्टी की बात करें तो हम यहाँ से उठा लेंगे, तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ट्रेडिशन फिरोजाबाद से और ग्राइंडिंग पॉवर्टी। वैसे तो दोनों चीज़ें दोनों में ही हैं, लेकिन जब आंसर लिखोगे तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो कि सीमापुरी वाले से ग्राइंडिंग पॉवर्टी वाला प्रूव कर देना और ट्रेडिशन वाला जो है फिरोजाबाद से, तो ज़्यादा आसान रहेगा तुम्हारे लिए। समझ आया? और इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे गाइस, एक बार पढ़ के देखना, ठीक है? आपको सारे के सारे आंसर जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो तो कॉमन आंसर जो है हर एक चैप्टर का उसे लर्न कर लो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मुझे लगता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे हमारा डे 4 खत्म हो रहा है गाइस मैराथन।